नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया एक रोमांचक उपन्यास मौत आई दबे पांव, पार्ट 5। खंडाला में छत्रपति हाउसिंग सोसाइटी ड्यूक्स नोज के रास्ते में थी, जो कि साधारण हैसियत और रहन सहन के लोगों के लिए बनी मालूम होती थी। वो एक 4 मंजिला सोसाइटी कॉम्प्लेक्स था, जिसमें एक ही अहाते में 6 अलग अलग ब्लॉक थे। वे अभी आधे रास्ते में ही थे कि बारिश होनी शुरू हो गई थी। उनकी सोसाइटी पहुंचने तक भी पानी गिरना बदस्तूर जारी था। मालूम करना पड़ेगा कि यहाँ आलोका भोंसले का फ्लैट कहाँ है, डॉक्टर परमार बोला। भीगने का काम है, तुम कार में ही बैठो। फिर फायदा क्या हुआ मेरे साथ आने का, मीरा बोली। कम से कम मेरे उसके फ्लैट का पता कर लेने तक तो बैठो ही, आगे की आगे देखेंगे। ओके। हिचकिचाते हुए मीरा ने सहमति में सिर हिलाया। मैं बस गया और आया। ठीक है। उसने कार में से एक पुराना अखबार बरामद किया और उससे सिर ढकता कार से बाहर निकला। लगभग दौड़ता हुआ वो आगे एक ब्लॉक की ओट में पहुंचा। वहां कुछ लोग खड़े सिगरेट के कश लगाते बतिया रहे थे। उनसे पूछने पर मालूम हुआ कि आलोका भोंसले का फ्लैट अगले ब्लॉक की तीसरी मंजिल पर था। अगले ब्लॉक तक पहुंचने के लिए उसे फिर खुले में पांव रखना पड़ा। फिर सिर पर अखबार ओढ़े वो अगले ब्लॉक की ओर लपका। वहां ओट में पहुंचकर उसने अखबार फेंक दिया और फिर सीढ़ियां चढ़ने लगा। तीसरी मंजिल पर 64 नंबर फ्लैट के दरवाजे पर उसे आलोका भोसले की नेम प्लेट लगी दिखाई दी। उसने कॉल बेल बजाई, कोई जवाब न मिला। उसने फिर कॉल बेल बजाई और साथ ही दरवाजे पर दस्तक भी थी, जवाब नदारद। उसका तीसरी बार कॉल बेल की तरफ हाथ उठा तो उसने पाया कि दरवाजे के बिल्ट इन लॉक में एक चाबी लगी हुई थी। उस चाबी के बाहरले सिरे पर एक की रिंग था, जिस पर 2 चाबियां और नीचे लटकी दिखाई दे रही थी। क्या माजरा था? उसने कॉल बेल एक बार फिर बजाई। नतीजा पहले वाला ही निकला। हिम्मत करके उसने ताले में लगी चाबी को छेद में घुमाया तो पाया कि चाबी पहले ही घूमी हुई थी। उसने चाबी को यथास्थान छोड़कर हैंडल को पकड़कर घुमाया और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। आलोका जी, उसने दरवाजे के भीतर गर्दन डालकर आवाज लगाई। मिस भोंसले, अरे भीतर कोई है? कोई जवाब न मिला। झिझकते हुए उसने एक कदम दरवाजे के भीतर डाला। तभी उसे अपने पीछे से एक हल्की सी आहट मिली। इससे पहले कि वो गर्दन घुमाकर पीछे देख पाता, एक गोल सख्त ठंडी चीज उसके गर्दन से आ सटी। खबरदार, कोई उसके कान के करीब बोला। फिर किसी ने उसे आगे को धकेला तो वो भीतर अंधेरे में डूबे कमरे में पहुंच गया। फिर पीछे दरवाजा बंद हो गया। चुपचाप खड़े रहो, कोई धीमे स्वर में बोला। होशियारी नहीं, चालाकी नहीं। बार बार थूक निकलता वो खामोश खड़ा रहा। जरूर वो शख्स कमरे में पहले से मौजूद था और दरवाजे के पहलू में चिपका खड़ा उसके वहां से रुखसत होने का या उसके भीतर कदम रखने का इंतजार कर रहा था। किसी ने टॉर्च का रुख फर्श की ओर करके उसे जलाया। यूं फर्श से प्रतिबिंबित होती रोशनी ने कमरे का गुप्त अंधेरा कदरन दूर किया। जो कहा जाए वही करना है। इस बार डॉक्टर को ऐसा एहसास हुआ कि वो जानबूझकर अपनी आवाज को दबाकर गले में घोंट कर बोल रहा था। क्यों? जरूर आवाज छुपाने के लिए। पीछे देखने की कोशिश की तो गोली, समझ गए? डॉक्टर ने सहमति में सिर हिलाया, हाथ ऊपर। डॉक्टर ने आदेश का पालन किया। आगे बढ़ो, धीरे धीरे एक एक कदम जमाते हुए सामने चौखट की तरफ। दरवाजा देख रहे हो? उसे खोलो। चौखट के करीब पहुंचकर डॉक्टर ने उसे धक्का देकर खोला। भीतर। डॉक्टर ने भीतर कदम रखा। वो कमरा एक छोटा सा स्टोर था। अब गन वाले की मंशा उसकी समझ में आ रही थी। जरूर वो उसे वहां बंद कर देना चाहता था। वही बात हुई। उसे पीछे से जोर से धक्का पड़ा तो वो भर भरा कर आगे को गिरा। नाल का दबाव उसकी गर्दन से हट गया। तत्काल पीछे दरवाजा बंद हो गया। एकाएक डॉक्टर ये महसूस करके बुरी तरह से आतंकित हो उठा कि धक्के से वो फर्श पर नहीं गिरा था, वो एक मानव शरीर पर गिरा था। कांपते हाथों से दाएं बाएं टटोलता वो उठकर बैठा। उसका एक हाथ एक नरम नरम गोल अंग पर पड़ा। छाती, जनाना जिस्म। वो आंखें फाड़ फाड़ कर सामने देखने लगा।
लेकिन उसे कुछ दिखाई न दिया। उसने जिस्म को आगे टटोला तो उसका हाथ नाजुक मुलायम गर्दन पर पड़ा। उसने वहां एक नस टटोली तो पाया कि नब्ज चल रही थी। उसकी जान में जान आई। कम से कम वहां कोई लाश नहीं पड़ी थी। वो उठकर खड़ा हुआ। उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो उसे बाहर से बंद पाया। उसने दरवाजे के दाएं बाएं स्विच बोर्ड की तलाश में दीवार टटोली तो उसका हाथ एक इकलौते स्विच पर पड़ा। उसने उसे ऑन किया। कोई असर सामने न आया। स्विच तो वो बिजली का ही था, लेकिन जरूर बल्ब फ्यूज था या था ही नहीं। उसने दरवाजे का हैंडल पकड़कर उसे फड़फड़ाया तो उसे लगा कि दरवाजा कोई खास मजबूत नहीं था। उसका अंदाजा ठीक निकला। जूते की 5-6 मजबूत ठोकरों से ही वो चौखट से अलग होकर एक तरफ झूल गया। उसने बाहर कदम रखा। वहां स्विच बोर्ड तलाश करके उसने एक दो स्विच ऑन किए तो एकाएक अंधेरे में चकाचौंध पैदा करती ट्यूबलाइट की रोशनी फैल गई, जो कि टूटे दरवाजे के रास्ते भीतर स्टोर में भी पड़ी। तब फर्श पर पीठ के बल लुढ़की पड़ी आलोका भोसले को उसने साफ पहचाना। वो उस घड़ी वो ही पोशाक पहने थी जिसमें कि उसने उसे भोजानी के ऑफिस में देखा था। यानी कि उसने अपने फ्लैट में कदम रखा ही था कि उस पर आक्रमण हो गया था। लड़की के मुंह पर पानी के छींटे वगैरह मारकर उसे होश में लाने में डॉक्टर को 5 मिनट लगे। आखिरकार वो कराहती हुई उठकर बैठी और फटी फटी आंखों से डॉक्टर को देखने लगी। रिलैक्स, डॉक्टर मीठे स्वर में बोला। तुम्हारा हमलावर चला गया। तो तुम नहीं? नहीं, मैं नहीं। हमलावर कोई और था। उसने मेरे पर भी हमला किया, लेकिन वैसा भीष नहीं जैसा तुम पर किया था। ओह, कैसा लग रहा है? चक्कर आ रहा है। ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर हूँ, मेरा यकीन करो, तुम अभी ठीक हो जाओगी। वो खामोश रही। डॉक्टर ने उसे सहारा देकर उठाया और वहां से निकालकर बाहर बैठक में सोफे पर बिठाया। आप कौन हैं? हमारी एक मुलाकात पहले हो चुकी है। डॉक्टर मुस्कुराया। आज ही, जबकि मैं तुम्हारे बॉस को पूछता तुम्हारे ऑफिस में आया था। ओह, क्या हुआ था? पहले तुम बताओ क्या हुआ था। मैं तो यहाँ पहुंची थी। अभी मैंने मेन डोर के ताले में चाबी डाली ही थी कि किसी ने पीछे से मेरे ऊपर हमला कर दिया। कोई भारी चीज मेरे सिर के पिछले हिस्से में टकराई। और तो मुझे कुछ मालूम नहीं। जब होश आया तो मैंने आपको मेरे मुंह पर छींटे मारते पाया। ओह, मेरा चश्मा, वो कंपित स्वर में बोली। पहने हुई थी। जब सिर पर चोट पड़ी तो उतर कर गिर गया। डॉक्टर ने दरवाजे की तरफ देखा, फिर उठकर दरवाजे के करीब पहुंचा और उसे खोलकर बाहर झांका। चश्मा पहली सीढ़ी पर एक तरफ पड़ा था। गनीमत थी कि वो न गिरकर टूटा था और न किसी के पांव के नीचे आया था। उसने चश्मा उठाया और वापस ले जाकर लड़की को सौंपा। कांपते हाथों से उसने चश्मा नाक पर टिकाया। निगाह का चश्मा है, डॉक्टर बोला, लेकिन लगता है रेगुलर नहीं लगाती हो। रात को रेगुलर लगाती हूँ। रात को दिक्कत होती है चश्मे के बिना। आई सी। आज इतनी देर ऑफिस में लगी? नहीं, बम्बई गई थी। बॉस ने भेजा था। बस लौटी ही थी कि आई अंडरस्टैंड। आप यहाँ कैसे? मेरे साथ भी कुछ वैसी ही बीती थी जैसी कि तुम्हारे साथ। मैं यहाँ तुमसे मिलने आया था और लगता है कि मैं तुम्हारे वाले हमलावर के ही पल्ले पड़ गया था। कौन था वो? तुम बताओ। मुझे तो कुछ पता नहीं। फिर मुझे ही क्या पता होगा? चाहता क्या था वो? ये भी तुम बताओ। कोई कीमती चीज तो यहाँ है नहीं जिसे कि वो चुराने की नीयत रखता था। मेरे ख्याल से वो उस किस्म का चोर नहीं था। हम्म। तुम्हें अपने बॉस की मौत की खबर लगी? हाँ, बस अड्डे पर लगी। लोग बाग चर्चा कर रहे थे। यहाँ शाम को एक छोटा सा अखबार निकलता है। उसमें भी बम्मे तस्वीर खबर थी, लेकिन अखबार में तो लिखा था कि उनका कत्ल हुआ था। हाँ, किसी ने भोजानी साहब की विस्की की खुली बोतल में जहर मिला दिया था। हे भगवान, जो काम करने तुम बंबई गई थी वो हुआ? नहीं। वैसे काम क्या था? फोर्ट एरिया में कोर्ट की बिल्डिंग में किसी से मिलना था। मैंने बहुत इंतजार किया, वो वहां पहुंचा ही नहीं। हार कर वापस लौट आई। ओह, अभी आपने कहा आप मेरे से मिलने आए थे। ठीक कहा। मेरे घर का पता कैसे जाना? सोसाइटी का नाम तो तुम्हारी डायरी पर लिखा पड़ा था।
फ्लैट का नंबर यहाँ पहुँचकर जाना। लेकिन क्यों? मैं तुमसे कुछ जानकारी हासिल होने की उम्मीद कर रहा हूँ। कैसी जानकारी? तुमने कभी विष्णु मोहन अधिकारी का नाम सुना है? मकबूल आदमी थे, लोनावला में रहते थे। खूब सुना है। इसलिए खूब सुना है क्योंकि वो मेरे बॉस के क्लाइंट थे। भोजानी साहब बहुत काम कर रहे थे उनके लिए। आज के अखबार में उनकी मौत की खबर भी छपी है। वही, तुम्हारी जानकारी के लिए, उनकी मौत भी उसी जहर से हुई थी जिससे कि तुम्हारे बॉस की हुई है। यानी कि युवती के नेत्र फैले, उनका भी कत्ल, ऐसा ही मालूम पड़ता है। सच पूछो तो वजह ही जानने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। आप किस लिए? मैं परिवार का मित्र हूँ। परिवार के एक मेंबर का खास मित्र हूँ। उस मेंबर पर इतना शक किया जा रहा है कि उसे बेगुनाह साबित करने का सीधा तरीका यही है कि असल कातिल का पर्दाफाश हो। ये तो पुलिस का काम है। दुरुस्त। लेकिन पुलिस किसी व्यक्ति विशेष के हिताहित का ध्यान रखकर काम नहीं करती। उनके काम करने का तरीका बड़ा जनरल होता है। मैं टू द पॉइंट काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? नो, नेवर माइंड। तुम्हारे सिर में ताजा ताजा चोट लगा है। ज्यादा सिर खपाई करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। वो सहमति में सिर हिलाती खामोश हो गई। तुम कब से काम कर रही हो भुजानी साहब के लिए? पिछले दशहरे से। 5-6 महीने से। यहीं की रहने वाली हो? नहीं, माथेरान की। यहाँ कैसे पहुंच गई? नौकरी ले आई। भोजानी साहब की प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए पेपर में वैकेंसी छपी थी। अर्जी भेजी, इंटरव्यू दिया, नौकरी मिल गई। ये फ्लैट किराए का है। भोजानी साहब ने दिलवाया। किराया भी वही भरते हैं। ऐसा? हाँ। बड़े मेहरबान हैं भोजानी साहब। इस बात में तो कोई शक नहीं। फितरत ही मेहरबान पाई थी या तुम्हारे पर खास नजर इनायत थी? उसके चेहरे पर लाली दौड़ गई। वो परे देखने लगी। अच्छे लगते थे तुम्हें भोजानी साहब? अच्छे आदमी अच्छे ही लगते हैं हर किसी को। यहाँ हर किसी की बात नहीं हो रही। ही वॉज अ नाइस मैन। मुझे उनकी मौत का सख्त अफसोस है। इसलिए कि खड़े पैर तुम बेरोजगार हो गई, या अफसोस की कोई और वजह है? आप क्या कहना चाहते हैं? सच कहूं? हाँ। बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं। बात निहायत जरूरी न होती तो मैं हरगिज जुबान पर न लाता। अब कहिए भी तो कुछ। तुम्हारा अपने बॉस से अफेयर था? कैसा अफेयर? लव अफेयर? ओह नो, नेवर। सिर्फ नौकरी का ही वास्ता था? ऐसा तो नहीं था। तो वो क्या है कि मैं यहाँ अकेली रहती थी। भोजानी साहब की फैमिली इंदौर में रहती है। यहाँ वो भी अकेले थे। इसी वजह से कभी शाम को मैं उनके साथ पिक्चर देखने चली जाती थी, या डिनर पर चली जाती थी, या तफरीहन कहीं और चली जाती थी। लेकिन यकीन जानिए, इसमें लव अफेयर वाली कोई बात नहीं थी। ही वॉज अ फादर फिगर टू मी। वो भी ऐसा जज्बा रखते थे तुम्हारे लिए? रखते ही होंगे, क्योंकि कभी कोई बेजा हरकत तो की नहीं थी उन्होंने मेरे साथ। सुना है पीते बहुत थे। हाँ, ये एक खामी तो उनमें बराबर थी। लेकिन नशे में भी उन्होंने मेरे साथ कोई बेजा हरकत कभी नहीं की थी। ऑफिस में तुम्हारा काम क्या था? मैं डिक्टेशन लेती थी, डिक्टेशन को टाइप करती थी, फोन अटेंड करती थी, रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी और लेजर लिखती थी। डिक्टेशन को टाइप करती थी तो कार्बन कॉपी कितनी बनाती थी? एक। यानी एक ओरिजिनल, एक कार्बन कॉपी। अभी तुमने कहा था कि लोनावला के मिस्टर अधिकारी भोजानी के क्लाइंट थे। उनको जो रिपोर्ट भेजी जाती थी उनको तुम ऐसे ही टाइप करती थी, 1+1, एक ओरिजिनल एक कॉपी? हाँ। कभी एक से ज्यादा कार्बन कॉपियां बनाई थी? कभी नहीं। आई सी। सिनेमा के लिए या डिनर के लिए, जैसी आउटिंग तुम कहती हो, तुम्हारी अपने बॉस के साथ गाहे बगाहे हुआ करती थी। ऐसी हाल ही में कब हुई थी? सोमवार को। यानी कि परसों? हाँ। कहाँ गए थे? लोनावला। वहां क्यों? वहां एक पिक्चर लगी हुई थी जो कि मैं देखना चाहती थी, इसलिए वहां गई। वो एक क्षण ठिठकी और फिर बोली, इतने सवाल किस लिए? वजह मैंने बताई तो है। तुम्हारी बताई बातों में से कोई बात कातिल को एक्सपोज करने में मददगार साबित हो सकती है। ये पुलिस का काम है। फिर दुरुस्त। तुमने पहले भी ये बात कही थी। पुलिस भी अपना ये काम बखूबी करेगी। अलबत्ता मैं जरा पहले पहुंच गया हूं। यानी कि उसके नेत्र फैले।
जवाब तलबी के लिए पुलिस भी मेरे पास पहुंचेगी? यकीनन पहुंचेगी। ये ना भूलो कि तुम्हारे बॉस का कत्ल हुआ है। कत्ल की तफ्तीश में जवाब तलबी हर संबंधित व्यक्ति से की जाती है। भोजानी साहब की सेक्रेटरी की हैसियत से तुम भी संबंधित व्यक्ति हो और कई ऐसी बातें जानती हो सकती हो जो कि पुलिस की तफ्तीश को एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन को बल्कि डबल मर्डर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकती है। डबल मर्डर? अभी मैंने बोला तो था कि मिस्टर अधिकारी का भी कत्ल हुआ लगता है और दोनों कत्ल एक ही कातिल का कारनामा मालूम होते हैं। ओह, तुम ये समझो कि जो जवाब तुमने पुलिस को देने हैं इस घड़ी तुम उनका रिहर्सल कर रही हो। लेकिन तुम चाहती हो या नहीं चाहती हो कि कातिल पकड़ा जाए? भोजानी साहब का कातिल पकड़ा जाए, ये तो मैं जरूर चाहती हूँ। फिर सहयोग से गुरेज क्यों? ऑल राइट, क्या पूछ रहे थे आप? तो सोमवार को तुम लोनावला में पिक्चर देखने गई थी? हाँ। 9 के तो बाद ही खत्म हुआ होगा शो। 8:30 से भी पहले खत्म हो गया था। इंग्लिश की पिक्चर थी, मुश्किल से 1.25 घंटे की। आई सी। शो के बाद कहाँ गए थे? प्रोग्राम डिनर के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाने का था, लेकिन भोजानी साहब बोले कि पहले एक जरूरी काम करना चाहते थे। वहीं लोनावला में? हाँ। क्या काम? काम मुझे नहीं मालूम। काम के लिए वो जहां गए थे मुझे बाहर सड़क पर कार में बैठी छोड़कर अकेले गए थे। कहाँ गए थे? एक तन्हा सड़क पर बनी एक कोठी में। वहां की जाहिर था कि वो किसी से मिलना चाहते थे। किससे मिलना चाहते थे? पता नहीं। कोठी किसकी थी? पता नहीं। पहले कभी तुम भोजानी साहब के साथ या अकेले वहां गई थी? कभी नहीं। कोठी कैसी थी? कैसी थी क्या मतलब? क्या वो 2.5 मंजिली थी, सफेद रंग की थी, आगे बहुत बड़ा गार्डन था और उसमें से गुजरता ड्राइव था, बगल में एक खाली प्लाट था? वही थी। खाली प्लाट के जिक्र पर वो तत्काल बोली। वो खाली प्लाट मुझे खूब अच्छी तरह से याद है। याद रहने की कोई वजह? हाँ है। वो वजह ये है कि भोजानी साहब सीधे सीधे कोठी के फाटक से भीतर दाखिल होने की जगह रात के वक्त सुनसान और अंधेरे पड़े उस खाली प्लाट में गए थे और उधर से कोठी की 4 दीवारी फांद कर भीतर दाखिल हुए थे। ये बात तुम्हें अजीब नहीं लगी थी? बहुत अजीब लगी थी, लेकिन फिर नहीं भी लगी थी। क्या मतलब? जरा याद कीजिए कि उसका धंधा क्या था। प्राइवेट डिटेक्टिव थे वो। अपने काम के लिहाज से अपनी उस हरकत की उनके पास जरूर कोई वजह रही होगी। तुमने इस बाबत उनसे कोई सवाल किया था? न। कब तक तुम्हें वहां अकेले कार में बैठना पड़ा था? टाइम का सही अंदाजा नहीं, लेकिन काफी देर तक बैठना पड़ा था। उस दौरान तुमने ऐसा कुछ देखा जो कि जिक्र के काबिल हो? वो कुछ क्षण सोचती रही और फिर बोली, उस दौरान एक आदमी कोठी से बाहर निकला था। आदमी बाहर निकला था? हाँ। कैसा था वो सूरज शक्ल में? वहां अंधेरा था। मैं 4 दीवारी के फाटक से काफी परे थी, इसलिए मैं उसकी सूरत नहीं देख पाई थी। फिर मेरी कोई खास तवज्जो भी उधर नहीं थी। मेरी तवज्जो तो दरअसल खाली प्लाट की तरफ थी, जिधर से कि मैं भोजानी साहब के लौटने की उम्मीद कर रही थी। कद काठ तो नोट किया होगा। कद काठ साधारण था, उसमें जिक्र के लायक कोई बात नहीं थी। कोई उम्र का ही अंदाजा हो? उसने इनकार में गर्दन हिलाई। कई बातें ऐसी होती हैं जिसकी तरफ बेध्यानी में भी तवज्जो जाती है, जैसे कोई लंगड़ा हो या असाधारण रूप से लंबा व नाटा हो या असाधारण रूप से मोटा हो। उसमें ऐसी कोई बात नहीं थी। जरूर नहीं होगी, वो मैंने महज एक मिसाल दी थी। लेकिन क्या वो गंजा था? सिर के बाल कैसे थे? घने लंबे या बिल्कुल छोटे कटे हुए? काले या? वो हैट लगाए था। एकाएक वो बोली, हैट? आपके सिर के बालों के बाबत सवालों से ध्यान में आया। गुड। कैसा हैट था वो? मेरा मतलब रंगत कैसी थी? डिजाइन कैसा था? रंगत का पता नहीं। अंधेरे में तो सब कुछ काला ही काला लग रहा था, लेकिन शक्ल में वो उस किस्म का हैट या जैसा कि अंग्रेजी की फिल्म में स्टार सूट के साथ पहनते हैं। फेल्ट हैट? फेल्ट हैट था वो? नाम नहीं जानती मैं। हेड जैसी कोई और बात याद करने की कोशिश करो, जैसे कि वो चश्मा लगाता हो, निगाह का या गॉगल्स। डॉक्टर खामोश हो गया। लड़की पहले ही इनकार में गर्दन हिलाने लगी थी। खैर, डॉक्टर बोला, अब ये बताओ
कि कोठी से बाहर वो हैट वाला शख्स अंदाजन कितने बजे निकला था। मैंने घड़ी नहीं देखी थी। मैंने टाइम का अंदाजा पूछा है। अंदाजन बताओ कि तुमने उस शख्स को कितने बजे कोठी से बाहर निकलते देखा था। वो सोचने लगी। टाइम का ऐसा अंदाज लगाना कोई मुश्किल काम नहीं। बड़े सब्र के साथ डॉक्टर ने उसे प्रॉम्प्ट किया। 8:30 से पहले किसी वक्त तुम लोग सिनेमा हॉल से निकले थे, उस कोठी पर पहुंचे थे। भोजानी साहब तुम्हें कार में बैठा छोड़कर कोठी में गए थे। थोड़े इंतजार के बाद तुमने उस हैट वाले को कोठी से बाहर निकलते देखा था। टाइम के ये जो टुकड़े हैं, इनका अंदाजा करके इनके जोड़ से तुम निर्धारित कर सकती हो कि तकरीबन कितने बजे तुमने उस हैट वाले को कोठी से निकलते देखा था। 8:45 बजे। एक आध मिनट इधर या एक आध मिनट उधर, लेकिन 8:45 बजे। गुड। कोठी से बाहर आकर उस हैट वाले शख्स ने क्या किया? वो सड़क पार करके एक कार में सवार हुआ और उसे ड्राइव करता हुआ वहां से चला गया। कार का नंबर तो देखा नहीं होगा। उसने इनकार में सिर हिलाया। कार तो बता सकती हो कि कैसी थी, या वो भी नहीं? मैं कारों के मेक नहीं पहचानती। इतना तो पहचाना होगा कि वो मारुति जैसी कोई छोटी कार थी या एम्बेसडर कॉन्टेसा जैसी कोई बड़ी कार थी। मुझे साइज का कोई अंदाजा नहीं। वो क्या है कि वो अंधेरे में खड़ी थी और मुझे तो तभी पता लगा था कि आगे सड़क पर कोई कार खड़ी थी, जबकि उस आदमी ने कार के करीब पहुंचकर उसका दरवाजा खोला था और एक क्षण को भीतर बत्ती जली थी। फौरन ही कार अंधेरे में डूब गई थी। फिर एकाएक उसकी हेडलाइट्स जली थी तो मेरी आंखें चौंधिया गई थी, जिसकी वजह से मैं तब भी कुछ नहीं देख पाई थी, जबकि वो सड़क पर मेरे सामने से गुजरी थी। तुम बहुत मायूस कर रही हो मुझे। इतनी इंटेलिजेंट लड़की हो, लेकिन कार के सवार के बारे में कुछ भी याद नहीं कर पा रही हो। आई एम सॉरी, वो खेदपूर्ण स्वर में बोली। नो नीड टू बी, नेवर माइंड। तुम भोजानी साहब पर ही वापस पहुंचो। वो वापस आए? हाँ, आखिरकार आए भोजानी साहब। क्या बोले? कुछ भी नहीं। आकर खामोशी से कार में सवार हो गए। अलबत्ता मैंने उनसे जरूर पूछा कि काम हुआ। पहले तो उन्होंने जैसे मेरा सवाल सुना नहीं। दोबारा पूछा तो बोले हाँ हुआ। मैंने उनके उखड़े मूड का निरीक्षण किया तो बोले कि वो जरा सोच में थे। किसी गड़बड़ का जिक्र किया तो बोले नहीं, कोई गड़बड़ नहीं थी। फिर हम सीधे खंडाला पहुंचे और वो मुझे यहाँ ड्रॉप करके चले गए। डॉक्टर कुछ क्षण सोचता रहा और फिर बोला, तुम 5-6 महीने से भोजानी साहब के लिए काम कर रही थी। उस दौरान तुमने काफी डिक्टेशन ली होंगी, काफी टाइप की होंगी। हाँ, उन रिपोर्टों की भी डिक्टेशन ली होगी और उन्हें भी टाइप किया होगा, जो कि भोजानी साहब वक्त वक्त पर अपने क्लाइंट अधिकारी को भेजते रहे थे। हाँ, डिक्टेशन। जाहिर है कि तुम शॉर्ट हैंड की कॉपियों पर ही लेती होंगी। हाँ, जो कॉपी भर जाती थी उसका तुम क्या करती थी? ऑफिस के एक शेल्फ में रख देती थी। उस शेल्फ में वो तमाम कॉपियां उपलब्ध हैं जो कि अपनी नौकरी के दौरान तुमने भरी। एक भी नहीं है। क्या? शेल्फ लबालब भर गया था। उसमें सुई रखने को जगह नहीं बची थी। मेरी नौकरी से पहले की भी उसमें शॉर्ट हैंड की कई कॉपियां भरी पड़ी थी। तब भोजानी साहब के कहने पर उन तमाम कॉपियों को एक कार्डबोर्ड की पेटी में भरकर मैं यहाँ ले आई थी। यहाँ? इस फ्लैट में? नहीं, नीचे ग्राउंड फ्लोर पर। यहाँ पर फ्लैट के साथ ग्राउंड फ्लोर पर एक छोटा सा स्टोर है जो कि मुख्यतः स्कूटर मोटरसाइकिल रखने के काम आता है। मेरे पास तो ऐसा कोई वाहन है नहीं, इसलिए वो जगह खाली थी। लिहाजा भारी पेटी को 3 मंजिल चढ़ाने की जगह मैंने उसे वहां रख दिया था। उसमें ताला लगता है? हाँ, यानी कि शॉर्ट हैंड की कॉपियां वहां हैं और सेफ हैं? हाँ, तमाम की तमाम। हाँ। डॉक्टर ने चैन की मील लंबी सांस ली। शुक्र था कि आखिरकार कोई तो गुड न्यूज मिली थी। भोजानी साहब ने, वो बोला, उस पेटी को अपने यहाँ न ले जाना चाहा। वो होटल में रहते थे। मयूर में एक कमरा उन्होंने मंथली बेसिस पर लिया हुआ था। वो कमरा बहुत छोटा था, इसलिए वो युवती बोलते बोलते रुक गई। उसके नेत्र फैले। डॉक्टर ने महसूस किया कि वो उसकी पीठ पीछे कहीं देख रही थी। डॉक्टर ने तत्काल घूमकर पीछे देखा। लंबू छोटू की टीम फ्लैट में घुस आई थी। छोटू उस वक्त कोट की जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले रहा था
और लंबू खोपड़े पीछे फ्लैट का दरवाजा भिड़का रहा था। कड़ा वाला ने घूर कर पहले लड़की को और फिर डॉक्टर को, जो कि तब तक उठ खड़ा हुआ था, देखा। बहुत फुर्तीला निकला। वो डॉक्टर से संबोधित हुआ। हमारे से पहले इधर पहुंच गया। कौन हो तुम लोग? युवती भी सोफे पर से उठी और तीखे स्वर में बोली, क्या चाहते हो? क्यों बिना इजाजत भीतर घुसे चले आए? दिमाग कमजोर है तेरा, कोई बात याद नहीं रख सकती, भले ही नवी हो। भूल गई कि हम दिन में भी तेरे से मिले थे, जब हम भोजानी को पूछते उसके ऑफिस में पहुंचे थे। मुझे याद है, लेकिन तब भी तुम लोगों ने यह नहीं बताया था कि तुम लोग कौन थे। तुमने सिर्फ ये कहा था कि तुम्हें भोजानी साहब की तलाश थी, जो कि अक्खी वेस्ट गई। पहले ही खलास हो गया भीड़ू। अब क्या चाहते हो? खोटे टेम्पर खलास हो गया। कड़ा वाला यूं बोला जैसे उसने युवती का सवाल सुना ही ना हो। अब ये बात, साला कहीं छुपने वाला है कि मैं उसको ढूंढता था? खोपड़े बोला छुपने वाला है तो मैं इधर आया। अच्छा है, डॉक्टर भी इधर ही मिल गया क्या? डॉक्टर खामोश रहा। छोकरी, कड़ा वाला बोला, मैं तेरे को ये बताने को इधर आया कि तेरे को बिल्कुल भूल जाने का है कि मैं भोजानी को पूछते उधर ऑफिस में आया था। मैं तेरे को अपना या अपने साथी का हुलिया तक याद रखना नहीं मांगता। तेरे को ये याद रखना नहीं मांगता कि मैं उधर बोला कि भोजानी मिलेगा तो मैं साले को देखते ही खल्लास कर देगा। तू अगर भोजानी के पास ही नहीं पहुंचना मांगती तो जो मैं बोला उसको हाँ बोल, वरना तू भी इधर खल्लास और ये भी। जैसे पहले। डॉक्टर बोला, भोजानी को खल्लास किया? नहीं किया। पण कौन मानेगा? पुलिस से डरते हो? डरता नहीं है, संभल के खेल खेलता है। पंगा लेना नहीं मांगता, इसलिए मांगता है कि पुलिस के सामने मेरा और खोपड़े का जिक्र ना आए। जिक्र से डरना भी तो डरना ही हुआ। जब पुलिस, तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। दोनों मवाली बुरी तरह से चौंके। युवती दरवाजे की तरफ बढ़ी। थांबा, कड़ा वाला फुफकारा। पहले पूछ कौन है? कौन? युवती उच्च स्वर में बोली। पुलिस, दरवाजा खोलो। दोनों और भी बौखला गए। कड़ा वाले के चेहरे पर साफ साफ हवाइयां उड़ने लगी। इधर से नक्की करने का कोई और रास्ता है? वो बोला। नहीं, युवती बोली। है क्यों नहीं? डॉक्टर बोला। पीछे की खिड़की से बाहर कूद जाओ। थोबड़ा बंद। डॉक्टर खामोश हो गया। दरवाजे पर फिर दस्तक पड़ी। कड़ा वाला ने जेब से गोल लपेटा हुआ वो खाकी लिफाफा निकाला, जिसपे रिपोर्टों की कार्बन कापियां थी और जो उसे भोजानी से हासिल हुआ था। टॉयलेट किधर है? वो तीखे स्वर में बोला। युवती ने एक तरफ इशारा किया। कड़ा वाला ने लिफाफा खोपड़े को सौंपा और टॉयलेट के निर्देशित दिशा की तरफ धकेला। फाड़ के टॉयलेट में बहा दे। हमारे काम का नहीं तो किसी के काम का भी नहीं। लिफाफा थामे खोपड़े टॉयलेट की तरफ लपका। सयाने आदमी हो, डॉक्टर बोला। मौजूदा हालात में रिपोर्ट तुम्हारे पास से बरामद होने का मतलब होगा कि कातिल तुम ही हो। तू भी सयाना आदमी है, कड़ा वाला बोला। जो? दरवाजा खोलो। बाहर से आवाज आई, वरना तोड़ दिया जाएगा। कड़ा वाला ने हाथ में थमी रिवॉल्वर को सोफे की एक गद्दी उठाकर उसके नीचे रख दिया और व्याकुल भाव से टॉयलेट की दिशा में देखने लगा। तभी उधर से फ्लश चलने की आवाज आई और खोपड़े वापस लौटता दिखाई दिया। कड़ा वाला ने युवती को इशारा किया। युवती ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला। तत्काल दो हथियारबंद पुलिसिये भीतर दाखिल हुए। एक ने, जो कि सब इंस्पेक्टर था और छाती पर लगी नेम प्लेट के मुताबिक जिसका नाम मनोहर बिलथरे था, एक संदिग्ध निगाह चारों की सूरत पर दौड़ाई और फिर कड़क कर बोला, क्या हो रहा है यहाँ? दरवाजा इतनी देर से क्यों खोला? किसी ने उत्तर न दिया। आपका नाम आलोका भोसले है? युवती ने तत्काल सहमति में सिर हिलाया। आप? उसने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर श्याम परमार, मैं लोनावला से आया हूँ। किसके बुलावे पर? डॉक्टर ने आलोका की तरफ देखा। मेरे, आलोका तत्काल बोली। ये दोनों भी? नहीं, मैं नहीं जानती ये कौन है। ये दोनों, उसने डॉक्टर की तरफ देखा। आपके साथ हैं? नहीं, डॉक्टर बोला। तो फिर ये दोनों फ्लैट के भीतर क्या कर रहे हैं? कड़ा वाला ने चेतावनी भरी निगाहों से डॉक्टर की तरफ देखा। दादागिरी कर रहे हैं, डॉक्टर बोला। ताकत दिखा रहे हैं। बंडल मारेला है, कड़ा वाला सख्ती से बोला। इसके पास रिवॉल्वर थी, जो कि उसने अभी अभी उस सोफे की गद्दी के नीचे छुपाई है।
बंडल मारेला है, मैं ऐसा कुछ नहीं किएला है। तत्काल बिलथरे का हाथ अपनी बेल्ट से जुड़े होल्स्टर में पड़ी अपनी सर्विस रिवॉल्वर पर पड़ा। पीछे हटो, वो कड़क कर बोला। दोनों दीवार से लगकर खड़े हो। दोनों हिचकते झिझकते ताव खाते दीवार के साथ जा लगे। बिलथरे ने हवलदार को इशारा किया। तत्काल हवलदार ने गद्दी के नीचे से रिवॉल्वर बरामद की। ऐसे कामों का उसे तजुर्बा था, इसलिए उसने रिवॉल्वर को नाल में एक बॉल पॉइंट पेन डालकर उठाया ताकि उस पर बने उंगलियों के निशान न बिगड़ पाए। बिलथरे ने खा जाने वाली निगाहों से कड़ावाला की तरफ देखा। अवहेलना का प्रदर्शन करता कड़ावाला परे देखने लगा। नाम बोल। राज बहादुर। बखिया? वही। मस्खरी मारता है साले। कड़ा वाला बेवजह हंसा। बिलथरी ने रिवॉल्वर निकालकर उन दोनों को कवर कर लिया और साथ आए हवलदार से बोला, तलाशी लो। तलाशी में दोनों के पास से ड्राइविंग लाइसेंस बरामद हुए, जिनका की बिलथरे ने मुआयना किया। इमरोज कड़ावाला। बिलथरे लाइसेंस का मुआयना करता हुआ बोला, काशीनाथ खोपड़े। बंबई के दादा हो? हम कंपनी के आदमी हैं। खोपड़े बोला, साले उल्लू बनाता है। मैं क्या आज ही विलायत से आया हूँ? कहाँ रखी है कंपनी? कंपनी के दिन तो कब के लग गए, मेरे को क्या मालूम नहीं? खोपड़े थूक निकलता खामोश हो गया। आप बताइए क्या माजरा है? बिलथरे अपेक्षाकृत नम्र स्वर में डॉक्टर से संबोधित हुआ। ये दोनों कोई मवाली हैं, डॉक्टर बोला, जो कि आलोका के एम्प्लॉयर सुधेश भोजानी के पीछे पड़े मालूम होते हैं। अब क्योंकि भोजानी का कत्ल हो गया है, इसलिए ये चाहते हैं कि आलोका किसी के सामने इन दोनों का जिक्र न करे। ये किसी को ये न बताए कि भोजानी को ढूंढते ये आज सुबह उसके ऑफिस में भी पहुंचे थे। कहना न मानने की सूरत में ये इसे भी मार डालने की धमकी दे रहे थे, और मुझे भी। बिलथरे ने हैरानी से दोनों मवालियों की तरफ देखा। बंडल मारेला है? कड़ा वाला मुंह बिगाड़ कर बोला। तूने भोजानी का कत्ल किया है? बिलथरे बोला। नहीं, कड़ा वाला बोला, अपुन मच्छर नहीं मारता। तेरा भोजानी से कुछ लेना देना नहीं? नहीं। इधर क्यों आया? बाई बुलाया? झूठ। तत्काल आलोका बोली। कड़ा वाला ने लापरवाही से कंधे उचकाए। बाय द वे, डॉक्टर बोला, आप लोग यहाँ कैसे पहुंच गए? हमारा एक आदमी शाम से ही यहाँ की निगरानी कर रहा था। बिलथरे बोला। भोजानी के कत्ल के बाद से ही हमें मैडम की कोई खोज खबर नहीं लग रही थी, क्योंकि ये इनका घर था और यहाँ इन्होंने कभी तो लौटना ही था। इसलिए यहाँ की निगरानी के लिए हमने एक सिपाही तैनात किया हुआ था। ओह, लेकिन वो निकम्मा निकला, नालायक निकला। जी? यहाँ फ्लैट के दरवाजे पर धरना देने की जगह वो नीचे सड़क पर से इस फ्लैट की खिड़की पर निगाह जमाए था कि खिड़की में रोशनी दिखाई देगी तो वो समझ जाएगा कि फ्लैट में कोई पहुंच गया था। फिर बारिश आ गई तो वो सड़क पर से हटकर वॉचमैन के केबिन में जा बैठा, जहां से कि ये ब्लॉक ही दिखाई नहीं देता था। बारिश हल्की होती थी तो वो बाहर निकलकर सड़क पर जाता था और खिड़की की तरफ झांक आता था। इसलिए उसे मैडम के यहाँ पहुंचने की खबर न लगी, और उसके आक्रमणकारी की भी। डॉक्टर ने मन ही मन सोचा, खुद उसकी भी, और शायद उन दोनों मवालियों की भी। उसे तो अभी भी कुछ नहीं मालूम था। खिड़की की रोशनी तो मैंने यहाँ पहुंचकर देखी। हम ऊपर आए तो यहाँ तो और ही कहानी बनी पाई। आप सब लोगों को पुलिस स्टेशन चलना होगा, एकाएक बिलथरे बोला। वो किस लिए? डॉक्टर बोला, मालूम पड़ जाएगा। आप यहाँ तक कैसे पहुंचे थे? टैक्सी पर। अकेले? हाँ। आप फिर टैक्सी पकड़ सकते हैं। मैडम, आप हमारे साथ जाएंगी। नीचे एक सिपाही है, वो टैक्सी में आपके साथ बैठेगा। इन दोनों को हम अपने साथ लेके चलते हैं। कोई कुछ न बोला। चलो। पहले दोनों मवाली और फिर दोनों पुलिसिए फ्लैट से बाहर निकले। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ, पीछे डॉक्टर आलोका के कान में फुसफुसाया, कि अभी तुमने मुझे अपने बुलावे पर यहाँ आया बताया। अब एक मेहरबानी और करना, जब तक बिल्कुल सिर पर ना आन पड़े, शॉर्ट हैंड की कॉपियों का जिक्र जुबान पर मत लाना। आलोका ने सहमति में सिर हिलाया। डॉक्टर पुलिस के पीछे चल दिया। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे पुलिस के साथ वहां से निकलता पाकर मीरा उसके करीब आने की कोशिश नहीं करेगी। सब खंडाला पुलिस स्टेशन की इमारत में एसएचओ के कमरे में पहुंचे। वहां एसएचओ ने खुद सबसे जवाब तलबी शुरू की। आप कहाँ थी?
सबसे पहले उसने आलोका को ही अपना लक्ष्य बनाया। कब? वो हड़बड़ाई। कब कहाँ थी? तकरीबन सारा दिन। मुंबई गई थी। किस लिए? मिस्टर भोजाली ने भेजा था। किसी से जरूरी मिलना था। मुलाकात हुई? नहीं। वजह? मुझे नहीं मालूम। आप ऑफिस से ही उठकर सीधी मुंबई चल दी थी? हाँ, मिस्टर भोजानी ने मुझे फोन पर हिदायत दी थी कि मैं मुंबई चली जाऊं, इसलिए मैं वहीं से सीधी बस अड्डे पहुंच गई थी। आपने मुंबई से फोन करके भोजानी को बताने की कोशिश की थी कि जिस आदमी से आपको मिलना था वो नहीं मिला था? कहाँ फोन करती? मुझे क्या पता वो कहाँ थे। ऑफिस का फोन ट्राई किया होता? मैं जरूर करती, अगर उन्होंने पहले ही मुझे ये न कहने दिया होता कि आज सारा दिन उनका ऑफिस में लौटना नहीं होने वाला था। फिर भी हुआ था। उनके साथ जो बीती थी ऑफिस में ही बीती थी। अब मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में? ऑफिस से रवाना होते वक्त आप पीछे उसका दरवाजा खुला ही छोड़ गई थी। नहीं तो? जानबूझकर नहीं, शायद बेध्यानी में। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑफिस की फाइलिंग कैबिनेट का ताला तोड़कर खोला गया था, बिलथरेपुरा। लेकिन ऑफिस के प्रवेश द्वार के ताले के साथ ऐसी कोई जोर जबरदस्ती की गई नहीं मालूम होती थी। चोर तो वो ताला तोड़कर ही भीतर दाखिल हो सकता था, इसलिए ये सोचा गया था कि शायद आप ही ताला बंद करके जाना भूल गई थी। ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ था, एसएचओ बोला। बहरहाल आप मुंबई से वापस लौटी और सीधे अपने फ्लैट पर पहुंची। हाँ। फिर क्या हुआ? फ्लैट के भीतर दाखिल होने के लिए मैंने अभी मेन डोर के ताले में चाबी डाली ही थी कि किसी ने पीछे से मेरी खोपड़ी पर प्रहार कर दिया। मैं बेहोश हो गई। जब होश आया तो ये, उसने डॉक्टर की तरफ संकेत किया, मेरे मुंह पर पानी के छींटे मार रहे थे। आपका हमलावर कौन था? मुझे नहीं मालूम। इतना तो मालूम होगा कि वो कोई आदमी था या औरत? आलोका हिचकिचाई। वो निश्चय ही कोई आदमी था, डॉक्टर बोला। और वो तब भी अभी फ्लैट के भीतर ही था जब मैं वहां पहुंचा था। मेरे से तो वो एक दो बार संबोधित भी हुआ था, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो कोई आदमी था। एसएचओ फिर आलोका से बोला, जरा हाथ से छू कर बताइए, आपके सिर पर कहाँ वार किया गया था? आलोका ने अपनी खोपड़ी को ऐन सिर के ऊपर एक स्थान पर छुआ। एसएचओ ने खुद उठकर उस स्थान का मुआयना किया। वार सिर के ऐन ऊपर हुआ होना भी जाहिर करता है कि, डॉक्टर बोला, वार करने वाला कोई आदमी था। क्यों भला? मर्द प्राय औरतों से कद में लंबे होते हैं, जिसकी वजह से मर्द का हाथ पीछे से वार करते वक्त सिर से ऊंचा जा सकता है। वार किसी औरत ने किया होता तो वो सिर के ऊपर पड़ने की जगह खोपड़ी के पृष्ठ भाग पर पड़ा होता, बशर्ते कि वो कोई मर्दों जैसी लंबी औरत न होती। एसएचओ सहमति में सिर हिलाता वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा। कुछ क्षण खामोशी रही। फिर एसएचओ ने फोन बिलथरी की तरफ धकेला और बोला, लोनावला चौकी फोन करके सब इंस्पेक्टर मुंडे का पता करो। बिलथरी फोन करने में जुट गया। उसने चौकी के नंबर के बाद 2 और नंबर ट्राई किए और फिर फोन एसएचओ को थमा दिया। मुंडे, वो बोला। सहमति में सिर हिलाते एसएचओ ने फोन लिया। तदुपरांत को कितनी ही देर ऐसी बातचीत में मशगूल रहा जिसमें खुद उसका योगदान हाँ हूं जैसा ही था। आखिरकार उसने रिसीवर क्रेडिट पर रखा और डॉक्टर की तरफ घूमा। आप तो बड़े पहुंचे हुए शख्स हैं, वो बोला। आपकी तो हर जगह टांग फंसी मालूम होती है। मैं समझा नहीं, डॉक्टर बोला। क्या नहीं समझे आप? कुछ भी नहीं। आप पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि पुलिस के साथ होशियारी दिखाने के नतीजे गंभीर हो सकते हैं। क्या होशियारी दिखाई है मैंने? यानी कि सब कुछ मेरे से ही कहलवाएंगे? क्या हर्ज है? आप भुजानी से वाकिफ हैं? सिर्फ नाम से वाकिफ हूँ। महज नाम से वाकिफियत आज सुबह आपको उसके ऑफिस में लेके गई थी। हकीकत तो यही है। क्यों पहुंचे आप उसकी तलाश में? आपकी एसआई मुंडे को उसकी तलाश थी। मैं भी उत्सुक था उस शख्स के बारे में। मैंने इधर चंद लोगों से उसका जिक्र चलाया तो पता चला कि खंडाला में इस नाम का एक प्राइवेट डिटेक्टिव था। लिहाजा मैं खंडाला पहुंच गया, क्योंकि आप समझते थे कि पुलिस के बस का तो था नहीं उस शख्स को तलाश कर लेना। जब ऊपर अकल पड़ रही थी
तो डॉक्टर ही सबसे आगे थे। पुलिस वालों के हिस्से में आने को तो कुछ बचा ही नहीं था। ठीक? विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आप खामखा बात का पतंगर बना रहे हैं। मिस्टर अधिकारी मेरे पेशेंट थे। मेरे वहां फैमिली रिलेशंस थे। इसलिए हेल्पफुल साबित होने की नीयत से ही मैंने वो कदम उठाया था। हेल्पफुल टू whom? To nobody in particular. To the cause so justice could be done. भुजानी का पता आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? क्योंकि वो मुझे खंडाला पहुंचकर ही पता लगा था, बल्कि उस बाजार में पहुंचकर ही लगा था जिसमें कि भुजानी का ऑफिस था। वो मिला आपको? नहीं मिला। आपको मालूम है कि नहीं मिला। मिलता तो आप दोनों में जो बीतती उसकी खबर आप पुलिस को करते? यकीनन करता। When I said that I wanted to be helpful, I understand. बहरहाल वो आपको अपने ऑफिस में नहीं मिला। नहीं मिला। उस घड़ी के बाद से लेकर अब तक किसी वक्त कहीं मिला वो आपको? डॉक्टर हिचकिचाया। फिर उसकी अक्ल ने यही सुझाया कि झूठ बोलना बेकार था। भोजानी से क्लिनिक में मुलाकात की बाबत वो एसआई मुंडे को बता चुका था और मुंडे से वो एसएचओ लंबा वार्तालाप करके हटा था। उसने भोजानी से क्लिनिक में मुलाकात की बाबत सब कुछ कह सुनाया। जवाब में एसएचओ ने उससे तकरीबन वही सवाल पूछे जो कि उससे एसआई मुंडे ने पूछे थे। आई सी, एसएचओ बोला। तो अभी आप मैडम से मिलने इनके फ्लैट पर इस उम्मीद में गए थे कि इनके पास उन रिपोर्टों की कोई अतिरिक्त प्रतिलिपियां होंगी। डॉक्टर ने हिचकिचाते हुए सहमति में सिर हिलाया। ऐसी कोई प्रतिलिपियां आपको हासिल हो जाती तो आप क्या करते उनका? दौड़कर यहाँ थाने पहुंचते या लोनावला चौकी पहुंचते और उन्हें पुलिस को सौंप देते? आप व्यंग कस रहे हैं? जवाब दीजिए। जिस बात की नौबत ही नहीं आई उसकी बाबत मैं अब क्या कहूँ? उसकी बाबत न कहिए, लेकिन कुछ तो कहिए जिससे ये उजागर हो कि आप सच में ही पुलिस की मदद करने के अभिलाषी थे। ठीक है, कहता हूँ। एसएचओ साहब, उन रिपोर्टों की कार्बन कॉपियां जो भुजानी के ऑफिस से चोरी चली गई थी, वो इस शख्स के, डॉक्टर ने इल्जाम लगाती एक उंगली कड़ावाला की तरफ उठाई, कब्जे में थी। अच्छा? जी हाँ। और आपके आदमियों के आलोका के फ्लैट में दाखिल होने से पहले इसने उन रिपोर्टों को नष्ट कर दिया था। नष्ट कर दिया था? कैसे नष्ट कर दिया था? फाड़ के टॉयलेट में बहा दिया था। आपने इसे ऐसा करते देखा था? नहीं, लेकिन पुलिस को वहां पहुंचा जानकर इसने खुद अपनी जुबानी ऐसा कुछ कहा था जिससे लगता था कि ये रिपोर्टों को अपने पास से बरामद होने देना अफोर्ड नहीं कर सकता था। क्यों? जवाब आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि फिर ये लगता कि इसी ने भुजानी के ऑफिस की फाइलिंग कैबिनेट का ताला तोड़कर रिपोर्ट वहां से चुराई थी और भुजानी साहब की विस्की की बोतल में जहर मिलाकर उसकी मौत का सामान किया था। बंडल मारेला है, कड़ा वाला बोला। चोर ये भले ही न हो, लेकिन वो कार्बन कापियां इसके पास यकीनन थी और वो इसे भुजानी से और सिर्फ भुजानी से हासिल हो सकती थी। भुजानी पर इसका क्या जोर था जो उसने वो रिपोर्टें इसे सौंप दी थी? मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात का मैं जाती तौर से गवाह हूँ कि वो पहले भुजानी के पास थी और फिर इसके पास थी। कैसे है आप गवाह? क्योंकि पहले भोजानी ने उनकी बिना पर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी और फिर वही पैंतरा इस शख्स ने मेरे पर आजमाया था। एसएचओ ने घूर कर कड़ावाला की तरफ देखा। माथा फिरेला है, कड़ावाला बोला। बंडल मारेला है। रिपोर्टों की कॉपियां तुम्हारे पास नहीं थी? नक्को, तुमने उनकी बिना पर डॉक्टर को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं की थी? नक्को, बम्बई से यहाँ क्या करने आए? सैर करने? हाँ। एकाएक एसएचओ ने हाथ बढ़ाकर इतनी जोर का झापड़ कड़ावाला के चेहरे पर रसीद किया कि वो कुर्सी समेत पीछे उलट गया। मस्करी मारता है हरामजादे, एसएचओ कहर भरे स्वर में बोला। जानता नहीं कहाँ बैठा है और किससे बात कर रहा है। कमरे में एकाएक मुकम्मल सन्नाटा छा गया। एसएचओ ने दरवाजे के पास खड़े दो हवलदारों को इशारा किया तो उन्होंने आगे बढ़कर पहले कड़ावाला की कुर्सी सीधी की और फिर उसे उस पर बिठाया। अब बोल, क्या किस्सा है? एसएचओ पूर्वता कहर भरे स्वर में बोला। क्यों आया खंडाला? क्यों पीछे पड़ा था भुजानी के? कड़ावाला का चेहरा अपमान से जल रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भय की छाया साफ तैर रही थी। उसका जोड़ीदार खोपड़े
तो बिल्कुल ही भीगी बिल्ली बना बैठा था। वो मेरे से कर्जा उठाया था, कड़ा वाला मरे स्वर में बोला। 3 लाख का। मेरे को वापस मांगता था। वो देता नहीं था। 2 बार एक्स्ट्रा टेम दिया, फिर भी नहीं देता था। सो इधर आना पड़ा। आगे बोल। मैं उसके ऑफिस में गया। वो उधर नहीं था। मैं उसको खंडाला, लोनावला दोनों जगह तलाश किया। वो मेरे को मिला नहीं। फिर आज शाम को छापे में पड़ा कि कोई उसकी विस्की में जहर मिलाया, जिसे पी के वो खल्लास हो गया। अब जब अपना भेड़ू ही मर गया तो मैं क्या करना सकता था। इसी वास्ते मैं बाई के फ्लैट में इसको ये बोलने की नीयत से गया कि ये हमेरा जिक्र किसी से ना करे। धमकाने गए थे इसे खामोश रहने के लिए? फरियाद करने गए थे बाप? रिपोर्टों की कार्बन कॉपियां तेरे पास थी? नक्को। डॉक्टर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी? नक्को। रिपोर्टों को फाड़ के बाई के फ्लैट के टॉयलेट में बहाया था? नक्को। रिवॉल्वर का लाइसेंस है? इस बार उसने नक्को न कहा, लेकिन साफ लग रहा था कि लाइसेंस उसके पास नहीं था। जवाब दे। कैसा रिवॉल्वर? मेरे पास रिवॉल्वर किधर से आएगा बाप? ठीक है, मैंने अभी तेरा जवाब मंजूर किया। शुक्रिया बाप। तो मैं जाए इधर से? अभी नहीं। अभी तेरे मुफ्त के रहने खाने का इंतजाम काफी अरसा इधर ही चलेगा। तेरे जोड़ीदार का भी। हवलदार। तत्काल एक हवलदार सामने आया। दोनों को ले जाकर लॉकअप में बंद कर दो। 2 हवलदार बार बार विरोध करते लंबू ठिंगू को वहां से ले गए। आप? एसएचओ डॉक्टर की तरफ घूमा। कुछ और कहना चाहते हैं? नहीं, डॉक्टर बोला। तो आप तशरीफ ले जाइए। वो एक क्षण ठिठका और फिर बोला, फिलहाल। डॉक्टर सहमति में सिर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। और मैं? आलोका व्याकुल भाव में बोली, आप अभी थोड़ी देर यहीं ठहरेंगी, लेकिन पुलिस की मदद करने की खातिर थोड़ी पूछताछ अभी और होगी आपसे। फिर पुलिस खुद आपको आपके फ्लैट पर छोड़ कर आएगी। ओके? आलोका ने मजबूरन हामी भरी। डॉक्टर ने थाने की इमारत से बाहर कदम रखा तो पाया कि बारिश तब बूंदाबांदी में बदल चुकी थी। उसने दाएं बाएं निगाहें दौड़ाई। दाईं ओर एक कार की हेडलाइट्स एक क्षण को जली और फिर ऑफ हो गई। वो उस दिशा में बढ़ा। थोड़ा आगे पहुंचने पर उसने अंधेरे में फुटपाथ के साथ लगी खड़ी अपनी कार पहचानी। भीतर ड्राइविंग सीट पर बैठी मीरा ने उधर का दरवाजा खोल दिया और स्वयं पैसेंजर सीट पर सरक गई। डॉक्टर कार में उसकी जगह सवार हो गया। क्या हुआ? मीरा व्यग्र भाव से बोली। यहां से चल दें, डॉक्टर इंजन स्टार्ट करता हुआ बोला। रास्ते में बताता हूँ। मीरा खामोश हो गई। डॉक्टर ने कार को यू टर्न देकर आगे बढ़ाया। फिर वो धीरे धीरे बयान करने लगा कि पीछे थाने में क्या हुआ था। मीरा खामोशी से सुनती रही। एकाएक कार की रफ्तार बढ़ी। मीरा ने सिर उठाया तो उसे सामने छत्रपति हाउसिंग सोसाइटी के फ्लैट दिखाई थी। अरे, वो बोली, ये तो हम वहीं आ गए। हाँ, डॉक्टर इत्मीनान से बोला। क्यों? जरा चोरी पर हाथ आजमाएंगे? क्या? टाइप शॉर्टहैंड तो तुम्हें आती ही होगी। आखिर शादी से पहले तुम मिस्टर अधिकारी की सेक्रेटरी हुआ करती थी। हाँ, आती है। अभी भी आती है। ये क्या सवाल हुआ? ऐसे काम कहीं भूलते हैं? तुम किसी दूसरे की शॉर्टहैंड पढ़ सकती हो? थोड़ी दिक्कत होती तो है दूसरे की शॉर्टहैंड पढ़ने में, लेकिन इतना मुश्किल काम नहीं है। गुड। बात क्या है? हम यहाँ से कुछ शॉर्टहैंड की कॉपियां चुराने वाले हैं, जिन्हें तुमने पढ़कर टाइप में उतारना होगा। लेकिन चोरी? अच्छा मौका है। फ्लैट की मालकिन आलोका भोसले अभी भी थाने में ही है, इसलिए उसे हमारी करतूत का पता नहीं चलेगा। हमारी? मेरी। क्यों ना हम आलोका के लौटने का इंतजार करें? वो किस लिए? फिर चोरी करने की जगह तुम उससे वो कॉपियां मांग सकते हो। जब खुद उसने तुम्हें उन कॉपियों की बाबत बताया था तो वो यहाँ अकेली नहीं लौटेगी। जब लौटेगी तो उन कॉपियों को कब्जाने के लिए पुलिस उसके साथ होगी। ऐसा? वो एसएचओ बहुत सख्त, बहुत घुटा हुआ आदमी है। वो बड़ी आसानी से आलोका से हर बात कबुलवा लेगा। थाने में आलोका उन कॉपियों की बाबत खामोश नहीं रह पाएगी। कोई वजह भी नहीं खामोश रहने की। आखिर ये उसके एम्प्लॉयर के कत्ल का मामला है। ओह, हमें पुलिस की आमद से पहले उन कॉपियों को अपने कब्जे में करने की कोशिश करनी है। तुम उसके फ्लैट में घुसोगे? नहीं,
आलोका कहती थी कि हर फ्लैट को ग्राउंड फ्लोर पर अलाउड हुआ एक छोटा सा स्टोर है, जो कि असल में स्कूटर, मोटरसाइकिल खड़ी करने के लिए बनाया गया था और जिसमें शॉर्टहैंड की कॉपियों से भरी एक कार्डबोर्ड की पेटी पड़ी थी। हमने वो स्टोर तलाश करना है। पकड़े गए तो देखेंगे। ऐसा करना ठीक होगा? ठीक तो नहीं होगा, लेकिन ठीक तो तुम्हारे पति का कत्ल करना भी नहीं था। फिर भी किया ना किसी ने। ऐसे ही, ये एक हमारी दीदा दिलेरी सही। फिर भी छोड़ो, ये रिस्क लेना जरूरी है। मैं ये जानने के लिए मरा जा रहा हूँ कि भोजानी की उन रिपोर्टों में क्या है। उसने कार एक स्थान पर रोकी और फिर कार की टूल किट में से पहिए के पेच खोलने वाला पाना निकाला। वो कार की खिड़की में मीरा के करीब पहुंचा। मैं 5 मिनट में वापस न लौटा तो तुम यहाँ न रुकना। तब तुम्हारा क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। मैं अभी भी कहती हूँ कि मत कहो। मैं गया और आया। वो घूमकर आगे बढ़ा। पाना उसने कोट की आस्तीन के भीतर छुपा लिया। वो आलोका के फ्लैट वाले ब्लॉक पर पहुंचा। बूंदाबांदी तब भी जारी थी, इसलिए वहां कोई आवाजाही नहीं थी। उसने फ्लैट का घेरा काटा तो पिछवाड़े में 4-4 फुट चौड़ाई के 16 स्टोर एक ही कतार में बने दिखाई दिए। आलोका के फ्लैट वाला नंबर भी उसने उनमें से एक दरवाजे पर लिखा पाया। वो उस दरवाजे के सामने पहुंचा। उसने उसके कुंडे में लटके ताले का मुआयना किया तो पाया कि वो मामूली था। उसने एक सतर्क निगाह दाएं बाएं दौड़ाई और फिर पानी की रॉड को ताले के अर्धवृत्ताकार लूप में डालकर उसे उमेटा। ताला तत्काल खुल गया। उसने ताले को वहां से अलग किया और कुंडा खोला। फिर उसने दरवाजे को धक्का दिया। भीतर अंधेरा था। उसने भीतर कदम रखा और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। तब उसने डॉक्टरों द्वारा मुआयने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पेंसिल टॉर्च जेब से निकाली और उसे जलाया। टॉर्च की सीमित रोशनी उसने उस नन्हे से स्टोर में फिराई। कुछ और टूटे फूटे घरेलू सामान के साथ कार्डबोर्ड की एक पेटी वहां बराबर मौजूद थी। उसने उसका ढक्कन उठाकर भीतर रोशनी डाली तो पाया कि वो ऊपर तक शॉर्टहैंड की कॉपियों से भरी हुई थी। उसने एक कॉपी उठाकर उसका मुआयना किया। कॉपी के सारे पन्ने दोनों तरफ से पेंसिल से लिखी शॉर्टहैंड से भरे हुए थे। उसने टॉर्च बंद करके वापस जेब में रख ली और फिर पेटी दोनों हाथों से उठाकर उसकी वजन का अंदाजा लगाया। पेटी कोई खास भारी न निकली। सो फॉर सो गुड, वो मन ही मन बोला। उसने पेटी उठा ली और दरवाजे की ओर बढ़ा। कोनी से धकेलकर उसने दरवाजे को थोड़ा सा खोला और यूं बनी झिर्री में से बाहर झांका। बाहर पूर्वता सन्नाटा था। वो बाहर निकला। एक क्षण को पेटी जमीन पर रखकर उसने पीछे दरवाजा बंद किया और उसके कुंडे में टूटा ताला पिरोया। उसने पेटी फिर उठा ली और आगे बढ़ा। भारी है तो हाथ लगवाऊं? उसने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा। उसे सीढ़ियों के करीब खड़ा सिगरेट फूंकता एक व्यक्ति दिखाई दिया। नीम अंधेरे की वजह से जिसकी सूरज शक्ल का वो कोई अंदाजा न लगा सका। हाथ लगवाऊं? वो फिर बोला। नहीं। डॉक्टर बड़ी कठिनाई से बोल पाया। भारी नहीं है। साया फिर न बोला। वो कार के करीब पहुंचा। उसके वहां पहुंचते ही मीरा ने कार के उसकी तरफ के दरवाजे खोल दिए। डॉक्टर ने पेटी को पिछली सीट पर रखा। उसमें से एक कॉपी निकालकर मीरा की गोद में डाली और फिर कार में ड्राइविंग सीट पर सवार हो गया। तौबा! वो कार स्टार्ट करता हाँफता हुआ बोला। एक आदमी था वहां सीढ़ियों के पास। यूं एकाएक बोला कि प्राण निकाल दिए। कौन था? मीरा बोली। पता नहीं, डॉक्टर बोला। कोई आदि टू गुडर था। बाज लोग होते हैं हमेशा मदद ऑफर करने को तत्पर, लेकिन शुक्र है कि मदद के लिए मना करने पर मना हो गया था। उसने कार आगे बढ़ाई। मीरा ने कार की डोम लाइट जलाई और उसकी रोशनी में शॉर्टहैंड की कॉपी का मुआयना किया। नो प्रॉब्लम, वो बोली। शॉर्टहैंड साफ पड़ी जा रही है। गुड, लेकिन कापियां तो कई है। पेटी भरी पड़ी है। सबको पढ़ने में और मतलब कि शॉर्टहैंड को टाइपराइटर पर लॉन्ग हैंड में बदलने में तो बहुत टाइम लगेगा। अच्छा, हाँ, तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत की तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ हाथ आएगा। उम्मीद तो पूरी पूरी है। मीरा ने कॉपी बंद करके वापस पीछे पड़ी पेटी में डाल दी और डोम लाइट बुझा दी।
रिपोर्टों की ओरिजिनल को निधि ने नष्ट कर दिया और उनकी कार्बन कॉपियों का वही हाल अभी आलोका के फ्लैट में उस ठिगने मवाली ने कर दिया। भुजानी की वो रिपोर्टें कितनी करामाती थी, इस हकीकत से पर्दा तो अब ये शॉर्ट हैंड नोटबुक्स ही उठा सकती हैं। अब क्यों न इन्हें हम नष्ट कर दें? मीरा बोली। क्या? ताकि रिपोर्टों का सारा पखेड़ा ही खत्म हो जाए। ओ नो! क्या फायदा गंदगी को कुरेदने से? बदबू ही उठेगी। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे पति के कातिल का पर्दाफाश हो और उसे उसकी करतूत की सजा मिले? जरूर चाहती हूँ। ऐसा है तो इन कॉपियों की शॉर्टहैंड को तुमने जरूर जरूर पढ़ना है और केस से संबंधित रिपोर्टों को टाइप करना है, भले ही इस काम में तुम्हें कितनी मेहनत करनी पड़े। मैं करूंगी। मुझे तो ना टाइप आती है ना शॉर्ट हैंड, वरना मैं भी तुम्हारी बराबर मदद करता। नेवर माइंड, मैं कर लूंगी। मैं सब कर लूंगी। तुम्हें करना ही चाहिए, और किसी के लिए नहीं, खुद अपने लिए करना चाहिए। जब किसी नौजवान औरत का उम्र दराज बीमार उसका मोहताज पति जहर से मरता है तो कत्ल का शक सबसे पहले उसी पर किया जाता है। तुम्हें ये समझाने की जरूरत नहीं कि अपने पति के मर्डर केस में तुम सस्पेक्ट नंबर 1 हो और ये कलंक तुम्हारे माथे से तभी धुल सकता है जबकि असली कातिल का पता लगे। लोनावला के उस पुलिस अधिकारी ने भी ऐन यही कहा था। ठीक कहा था। तभी तो कहा कि जब तक असली हत्यारा नहीं पकड़ा जाता तब तक तुम गंभीर संकट में हो। तुम समझते हो कि मैंने कत्ल किया होगा? नहीं समझता। तभी तो बार बार असली हत्यारा भज रहा हूं। ओह, लेकिन जो कुछ जैसे हुआ है उससे इतना तो साफ जाहिर है कि ये किसी घर के या किसी घर के जैसे आदमी का काम है। किसी बाहरी आदमी, किसी अजनबी का काम ये मुझे नहीं लगता। घर के आदमी तो मेरे अलावा निधि और अभिषेक ही हैं। अगर निधि ने सच में प्रभात से शादी कर ली है तो उसे भी घर का ही आदमी समझो। भोजानी की रिपोर्टों के माध्यम से अगर मिस्टर अधिकारी को उनकी शादी की खबर लग चुकी थी तो ये समझो कि निधि की जायदाद से बेदखली और उसकी कोठी से धक्का निश्चित था। इस लिहाज से उन दोनों में से किसी ने भी मिस्टर अधिकारी को जहर दिया हो सकता है ताकि वो अपनी वसीयत में रद्दोबदल न कर पाते। मीरा ने बड़ी संजीदगी से सहमति में सिर हिलाया। अभिषेक को अपनी फिल्म मुकम्मल करने के लिए पैसा चाहिए। 10 लाख रुपए की खातिर हफ्ते से वो यहाँ पड़ाव डाले पड़ा है। उसको तो बेदखली का कोई खतरा नहीं था। क्यों नहीं था? भतीजी की करतूत की वजह से तुम्हारा पति भतीजे से भी विमुख हो सकता था। गुस्से में वो अपने भाई के बच्चों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से बिल्कुल ही पल्ला झाड़ सकता था। ओह, सीधे से तो तुम्हारा पति अभिषेक को कोई पैसा दे नहीं रहा था, जबकि अभिषेक जाहिर कर रहा था कि उस रकम पर उसकी जिंदगी का दारोमदार था। तो क्या उसे फौरन हासिल करने के लिए वो ही अपने अंकल की मौत का तुर्त फुर्त इंतजाम नहीं कर सकता था? तुम ठीक कह रहे हो। ये ना भूलो कि मौजूदा हालात में अभिषेक को पैसा मिलना इम्पोर्टेंट नहीं था। फौरन, वक्त रहते फिल्म का नेगेटिव बिक जाने की नौबत आने से पहले मिलना इम्पोर्टेंट था, और इसके लिए वो कुछ भी, आई रिपीट, कुछ भी कर सकता था। ये तो हुए घर वाले। अब घर वाले जैसों पर आओ। मसलन वकील साहब। ओ नो, मीरा ने तत्काल प्रतिरोध किया। साबले साहब भला कैसे कातिल हो सकते हैं? उनके पास तो कत्ल का कोई उद्देश्य भी नहीं। हमें क्या मालूम? क्या मतलब? ये कहो कि ऐसा कोई उद्देश्य प्रत्यक्ष नहीं है, किसी की निगाह में नहीं है। ये कैसे कह सकती हो कि ऐसा कोई उद्देश्य है ही नहीं? वो तुम्हारे पति का लीगल एडवाइजर ही नहीं, फाइनेंशियल एडवाइजर भी था। तुम्हारे पति के तमाम शेयर, सिक्योरिटीज वगैरह उसके पास होती थी। क्या पता उसने अमानत में कोई खयानत की हो, यानी कि पैसे का कोई घोटाला किया हो, उनके कोई शेयर वगैरह खुद बेच खाए हों। हाँ, मिस्टर साबले ने। और किसने? उसी का तो जिक्र हो रहा है इस वक्त हमारे बीच। मुझे यकीन नहीं ऐसी बात कहीं छुपती है। छुपती है। कोई खास ही वजह पैदा न हो जाए तो कम से कम जल्दी उजागर भी नहीं होती। खास वजह जो कि सोमवार को पैदा हो गई हो सकती है। हमें कैसे मालूम है कि तुम्हारे पति ने अपने वकील को अगली सुबह 9 बजे वसीयत की कॉपी के साथ उसके पास आने को कहा था? खुद मिस्टर साबले ने बताया था। यानी कि साबले वो बात जुबान पर न लाता
तो उसकी किसी को खबर न लगती। जाहिर है, ऐसे ही ये बात जाहिर है, अगर मिस्टर अधिकारी ने उसे उनकी इन्वेस्टमेंट्स का पूरा हिसाब खाता भी साथ लाने को कहा होता और साबले इस अहम बात का जिक्र हजम कर गया होता, तो इस बात की किसी को खबर न लगती। लेकिन ऐसी बातें कहीं छुपती हैं? अकाउंटिंग तो अब भी होगी, वैसी जैसी कि वकील कराएगा। वो अगर कहता है कि उसने, फर्ज करो कि कोई 10,000 शेयर अपने क्लाइंट के कहने पर बेच दिए और रकम क्लाइंट को सौंप दी, तो इस बात को झुटला सकने वाला कौन होगा? कौन होगा? तुम्हारे पति की मौत के बाद कोई भी नहीं। तुम्हारी बात में दम है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता कि मिस्टर साबले ऐसे शख्स हो सकते हैं। मीरा, फ्रॉड की सुविधा सबसे ज्यादा उसी को होती है जिसके बारे में ये समझा जाता है कि वो फ्रॉड नहीं कर सकता। एतबार में धोखा देना आसान होता है, बेएतबारी में धोखा कौन खाता है? बात तो तुम ठीक कह रहे हो। उस 3 नंबर के लिफाफे को याद करो, जो कि रिपोर्ट के 1 से 5 तक के बाकी लिफाफों में से गायब था। लेकिन वो तो अभिषेक, तुम्हें क्या पता? ये महज तुम्हारा अंदाजा है। ये 3 नंबर के लिफाफे में अभिषेक से संबंधित रिपोर्टें थी। तुमने उसे इस इज्जत के लिए महज इसलिए चुना था क्योंकि कोई दूसरा कैंडिडेट तुम्हारी आंखों के सामने नहीं था। कैंडिडेट तो था, मीरा के मुंह से अपने आप ही निकल गया। कौन? मिस्टर साबले। कैसे? मीरा ने उसे स्टडी की मेज के दराज से बरामद उस बड़े लिफाफे की बाबत बताया, जो कि खाली था और जिस पर 7 नाम लिखे हुए थे। लो, फिर भी कहती हो कि तुम्हारा मन नहीं मानता कि साबले ऐसा शख्स हो सकता है। हाँ, कहती हूँ, अभी भी कहती हूँ। वो इतने भले, इतने परोपकारी आदमी हैं। मैं उनकी कल्पना खूनी के तौर पर नहीं कर सकती। मजबूरन कोई भी खूनी बन सकता है, भले वो इंग्लैंड अमेरिका तक मशहूर भला और परोपकारी आदमी हो। एक गुनाह को छुपाने के लिए दूसरा गुनाह करना हो जाता है। एक गुनाह जिसका मैंने अभी जिक्र किया, फ्रॉड, अमानत में खयानत। लेकिन मिस्टर साबले भला क्यों फ्रॉड करेंगे? वो क्या करेंगे यूं हासिल हुए पैसे का? वो तन्हा आदमी है और अपने लिए, अपनी प्रैक्टिस में ही अच्छा कमा लेते हैं। कोई ऐप करते होंगे, कोई खर्चीला ऐप करते होंगे। मुझे यकीन नहीं आता। और तन्हा क्यों है वो? शादी नहीं की। सुना है बाल विवाह के शिकार है वो। बचपन में ही बिरादरी में शादी हो गई थी। बीवी अनपढ़ है, बदसूरत है, इसलिए साथ नहीं रखते। कहाँ रहती है वो? पता नहीं। कभी यहाँ नहीं आती? नहीं, मेरे ख्याल से तो मिस्टर साबले भी कभी उधर नहीं जाते। कोई खर्चा पानी तो भेजते होंगे, क्या पता। कोई आस औलाद? मुझे खबर नहीं। होगी तो गांव में बीवी के पास ही होगी और उसी जैसी अनपढ़ गवार निकम्मी होगी। हाय सी। बहरहाल हालात का तकाजा ये है कि वकील साहब भी मर्डर सस्पेक्ट्स की लॉज के चार्टर्ड मेंबर हो सकते हैं। चार्टर्ड मेंबर यानी कि निधि, प्रभात, अभिषेक और साबले। हाँ, इनमें से निधि को इस बिना पर शक में बरी किया जा सकता है कि आलोका भोंसले का हमलावर कोई मर्द था, और क्योंकि वो यकीनन मर्दों जैसी कदावर नहीं। आई सी। लेकिन प्रभात जो है निधि का ऐसा कोई काम करने के लिए। निधि कहती थी कि उनका आज का फाइनल रिहर्सल रात के 1:30-2 बजे तक चलने वाला था। अगर निधि के साथ प्रभात हर क्षण उस रिहर्सल में शामिल था, तो आलोका का हमलावर वो भी नहीं हो सकता। शायद। बहरहाल इस एंगल की तफ्तीश की जा सकती है। वो दोनों हर क्षण वहीं हुए, तो फिर चार्टर्ड मेंबर्स की चॉइस तो बड़ी लिमिटेड रह गई। लिमिटेड क्या रह गई? खत्म ही हो गई। साबले को अपराधी मानने को तुम तैयार नहीं हो, तो बाकी तो अभिषेक ही बचा। अपने बारे में क्या कहते हो? तुम भी तो मिस्टर साबले की तरह घर वालों जैसों की गिनती में आते हो। मैं तो कई तरीकों से गिनती में आता हूँ। मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए कोई जहर मुहैया कर लेना मेरे लिए मामूली बात है। कोठी में मरीज की स्टडी में मेरा रेगुलर आना जाना था, इसलिए नींद की कैप्सूलों की जगह जहर के कैप्सूल रख देना भी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ऊपर से तुम्हारे से, चल चल मरीज की खूबसूरत बीवी से मेरा कथित अफेयर। कथित? लोगों की ये धारणा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, जबकि असल में ऐसी कोई बात नहीं।
उस घड़ी मीरा के स्वर में ऐसा कुछ था कि डॉक्टर ने सड़क पर से निगाह हटाकर उसकी तरफ देखा, जबकि असल में वो धीरे से बोला, ऐसी ही बात है। कि क्या? डॉक्टर ने उत्तर न दिया। वो फिर वापस सड़क की ओर देखने लगा। ऐसी कोई बात है? मीरा भी उसकी तरह धीरे से बोली। तो वो एकाएक ही वजूद में आई होगी, अभी बिजली की तरह कौंधी होगी तुम्हारे जहन में। ऐसी बात नहीं मीरा, तुम भूल रही हो कि मेरा नाम श्याम है, इसलिए हर जगह गोपियां ढूंढ लेते हो। अगर तुम्हारा इशारा पंचगनी वाली उस औरत की तरफ है जिसकी वजह से मुझे शहर बदर होना पड़ा था, तो ये हिट बिलो द बेल्ट जैसी बात है। सॉरी, मेरा उस औरत से कुछ लेना देना नहीं। पंचगनी में जो कुछ हुआ था वो बिल्कुल एक तरफा था। आई सेड सॉरी। तब तक कार उस सड़क पर पहुंच चुकी थी जिस पर आगे अधिकारी की कोठी थी। डॉक्टर ने कार की रफ्तार कम कर दी। अब जब मैंने अपना इतना बड़ा राज तुम पर फाश कर दिया है, वो बोला, तो कहना ना होगा कि हम दोनों को आइंदा एक टीम की तरह काम करना होगा। मैं पूरी लगन से जल्दी शॉर्ट हैंड नोटबुक्स पढ़ूंगी और उन्हें टाइप करूंगी। कहाँ? कहाँ क्या मतलब? इस काम के लिए कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहां किसी की तुम्हारी और तुम्हारे काम की तरफ तवज्जो न जाए। है कोई ऐसी जगह इतनी बड़ी कोठी में? है। पिछवाड़े में एक गैरेज है जो हमने कभी इस्तेमाल नहीं किया। दोनों कारें कवर्ड पोर्टिको में ही खड़ी की जाती हैं और आ जाएं तो लंबे ड्राइववे में खड़ी होती हैं। गैरेज जब से हम यहाँ रह रहे हैं तब से कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। उसके ऊपर एक कमरा है जिसे जब हमने यहाँ शिफ्ट किया था तो मेरे पति ने ऑफिस बनाया था, लेकिन वो सिलसिला महीना भी नहीं चल पाया था कि बंद हो गया था। वहाँ कागज, कार्बन, टाइपराइटर वगैरह सब कुछ है। वो जगह मेरे काम के लिए बिल्कुल ठीक रहेगी। वहाँ होती टाइपराइटर की आवाज कोठी में सुनाई नहीं देगी? नहीं देगी, नहीं देती, मुझे पक्का पता है। मैं आज रात खोटी करने की जरूरत नहीं। मेरा मतलब है इतनी जल्दी की जरूरत नहीं। इस काम को तुम अपने पति का अंतिम संस्कार हो जाने के बाद हाथ में लेना। मिस्टर साबले का कहना है कि लाश कल सुबह निश्चित रूप से मिल जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी हद 11 बजे तक अंतिम संस्कार हो जाएगा। ओके, तुम दोपहर के बाद काम शुरू कर सकती हो। तब तक ये कापियां कार में ही पड़ी रहेंगी। अपने साथ ले जाऊंगा मैं इन्हें, ताकि फिर कोई भांजी ना मार जाए। कल मुनासिब मौका हाथ आते ही मैं ये पेटी चुपचाप उस गैरेज के ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दूंगा। ठीक है? ठीक है। कुछ क्षण खामोशी रही। तुम्हारी एक सोच में नुक्स है, एकाएक मीरा बोली। क्या? देखो, एक आदमी आलोका के फ्लैट में घुसा, भले ही वो अभिषेक हो, प्रभात हो, मिस्टर साबले हो या काला चोर हो। क्यों घुसा? आलोका को नुकसान पहुंचाने को तो यकीनन न घुसा। वो वहां रिपोर्टों की किन्हीं अन्य उपलब्ध कॉपियों की तलाश में घुसा। मैं यही कहना चाहती थी, ऐसा कोई शख्स कातिल भी हो, ये क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तुम भी तो उन रिपोर्टों की ही फिराक में वहां पहुंचे थे। क्या तुम कातिल हो? नहीं। ऐसा ही आलोका का हमलावर कातिल हो, ये क्यों जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। डॉक्टर को कबूल करना पड़ा। यानी कि ये सोचना गलत है कि आलोका की हमलावर कोई औरत नहीं थी, इसलिए निधि कातिल नहीं हो सकती। या हमले के वक्त प्रभात उसके साथ थिएटर में रिहर्सल में था, इसलिए वो कातिल नहीं हो सकता। बात तो तुम पते की कह रही हो। इसका मतलब ये हुआ कि पीछे आलोका के फ्लैट में हुई वारदात कत्ल के इल्जाम से किसी को बरी नहीं करती। इट एलिमिनेट्स नो वन। मर्डर सस्पेक्ट की लॉस की ओरिजिनल चार्टर्ड मेंबरशिप बरकरार है। बिल्कुल। अब तुम यहीं उतर जाओ। वो एकाएक कार रोकता हुआ बोला। कोठी में किसी ने तुम्हें मेरे साथ आता देख लिया तो खामखा 1 की 8 लगाएगा। सहमति में सिर हिलाती वो कार से बाहर निकली। गुड नाइट श्याम। गुड नाइट मीरा। फिर वो घूमी और लंबे डग भरती आगे सुनसान सड़क पर पड़ गई। डॉक्टर ने एक आहासी भरी, फिर कार को यू टर्न देकर वापस अपने घर की ओर लौट चला। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा।
धन्यवाद।